नमस्कार। जीओवी प्राइम के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उन करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी खबरों का एक विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं जो अपनी मेहनत और लगन से इस देश के विकास की गाथा लिखते हैं। हम बात करेंगे उन पेंशन धारकों की जिनकी आंखें सरकार के एक फैसले पर टिकी हैं, उन कर्मचारियों की जो अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं, और उन नियमों की जो आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95। 75 लाख से अधिक पेंशन भोगी जो अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, आज एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। एक ऐसी किरण जो उनके बुढ़ापे की लाठी को और मजबूत कर सकती है। खबर है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि में एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और विशाल वृद्धि करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह वृद्धि कोई मामूली नहीं बल्कि सीधे 650% की हो सकती है, जो मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपये प्रति माह तक ले जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7500 रुपये। यह एक ऐसी राशि है जो आज की महंगाई के दौर में इन पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकती है। आइए इस पूरी संभावना की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि यह उम्मीद आखिर कितनी प्रबल है और इसके पीछे के कारक क्या हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले ये लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क सीधा और स्पष्ट है। आज के समय में 1000 रुपये में महीने का गुजारा करना लगभग असंभव है। बढ़ती दवाइयों का खर्च, आसमान छूती महंगाई और जीवन यापन की अन्य जरूरतों ने उनकी कमर तोड़ दी है। उनकी यह मांग सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ी हुई है। इस मांग को लेकर देश भर के विभिन्न पेंशन भोगी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने लगातार अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने ज्ञापन सौंपे, प्रदर्शन किए और कानूनी लड़ाई भी लड़ी। इस निरंतर बढ़ते दबाव का ही नतीजा है कि अब सरकार के गलियारों में भी इस पर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि वे इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से इस बात की पुष्टि की। उन्होंने माना कि मंत्रालय को ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह सरकार की तरफ से आया एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है। यह पहली बार है जब सरकार ने इतने खुले तौर पर इस मुद्दे पर विचार करने की बात स्वीकार की है। प्रेस सूचना ब्यूरो के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान, परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का वित्तीय आधार कई स्रोतों पर निर्भर करता है। इसमें नियोक्ता यानी कंपनी या मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33% का योगदान शामिल है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी 15,000 रुपये प्रति माह तक की वेतन सीमा पर वेतन का 1.16% का बजटीय समर्थन देती है। हालांकि सरकार ने अपनी कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया है। 31 मार्च 2019 तक के नवीनतम बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार यह पेंशन निधि घाटे में चल रही थी। यह घाटा किसी भी बड़ी वित्तीय वृद्धि के रास्ते में एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करता है। इस वित्तीय कमी के बावजूद यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने पेंशन भोगियों को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देना जारी रखा है। यह राशि पूरी तरह से सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त बजटीय आवंटन से समर्थित है, जो कि वैधानिक 1.16% अंशदान के अतिरिक्त है। अब सवाल यह उठता है कि जब निधि घाटे में है तो 7500 रुपये की उम्मीद क्यों और कैसे की जा रही है? इसका जवाब कई परतों में छिपा है। पहली बात, पेंशन भोगियों और यूनियनों का मानना है कि निधि के घाटे का हवाला देकर उनकी वाजिब मांग को अनिश्चितकाल के लिए नहीं टाला जा सकता। उनका तर्क है कि यह राशि आज के आर्थिक यथार्थ को प्रतिबिंबित नहीं करती। बढ़ती मुद्रास्फीति, चिकित्सा पर होने वाले भारी खर्च
और भारत की बढ़ती हुई वृद्ध आबादी के जीवनयापन की लागत को देखते हुए 7,500 रुपये की मांग को वे पूरी तरह से न्यायसंगत मानते हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का एक मामूली प्रस्ताव भी आया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस कदम ने पेंशन भोगियों को और अधिक मजबूती से एक बड़ी वृद्धि की मांग करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक है। 2026 के आम चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे में सरकार पर एक ऐसा फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है जो एक बड़े मतदाता वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। 75 लाख पेंशन भोगी और उनके परिवार एक बड़ी संख्या है जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। इसके अतिरिक्त आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए भी ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा देकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है। राज्यसभा सत्र के दौरान मंत्री महोदया से 4 विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा दिया। पहला प्रश्न था कि क्या पेंशन संशोधन की मांग लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन है? दूसरा, यूनियनों और अदालतों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा बताएगी? तीसरा, जब दावा न किए गए धन की उपलब्धता है तो ईपीएफ पेंशन बढ़ाने में क्या बाधाएं हैं? और चौथा, क्या आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णायक कदम उठाएगी? इन प्रश्नों के जवाब में मंत्री सुश्री क्रंदलाजे ने दोहराया कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ईपीएस कोष का घाटा और बजटीय बाधाएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण और आशावादी बयान है। उनका यह कहना कि भविष्य में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पेंशन भोगियों की उम्मीदों को जीवित रखे हुए है। इसे अगर हम राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही 1 सितंबर 2014 को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू की थी। उस समय यह एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 11 वर्षों में इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। सेवानिवृत्त लोगों का तर्क है कि जो राशि 11 साल पहले पर्याप्त लगती थी, वह आज के आर्थिक माहौल में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि एक तरफ पेंशन भोगियों की जायज और जोरदार मांग है, दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय चुनौतियां हैं, और इन दोनों के बीच एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। प्रस्तावित वृद्धि, जो कि मौजूदा 1,000 रुपये से सीधे 7,500 रुपये तक की है, यानी 650% की वृद्धि, एक क्रांतिकारी कदम होगा। अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बीमांकित निधि का घाटा एक प्रमुख बाधा जरूर है, लेकिन राजनीतिक और त्योहारी समय सीमा अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए देश के 75 लाख से अधिक पेंशनधारक बड़ी उम्मीद से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। यह खबर उन कर्मचारियों से जुड़ी है जो देश की प्रशासनिक और सार्वजनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश और प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजधानी के हृदय स्थल हजरतगंज स्थित बीएन सिंह प्रतिमा पर अटेवा ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एक विशाल प्रदर्शन किया। उनकी मांगें स्पष्ट और बुलंद थीं। पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए और निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाई जाए। यह प्रदर्शन केवल एक शहर या एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक असंतोष का प्रतीक है जो नई पेंशन योजना एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त है। कर्मचारियों ने न केवल धरना दिया, बल्कि अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए एक लंबा रोड मार्च भी निकाला। अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने इस प्रदर्शन को प्रमुखता से कवर किया है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए इतने आग्रही क्यों हैं। पुरानी पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ योजना थी,
जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% एक निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था। इसके साथ ही समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता भी इस पेंशन में जुड़ता था। यह योजना कर्मचारी को एक सुरक्षित और सुनिश्चित भविष्य की गारंटी देती थी। इसके विपरीत 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई नई पेंशन योजना एनपीएस, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है, एक परिभाषित अंशदान योजना है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं और यह पैसा शेयर बाजार से जुड़े विभिन्न फंडों में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि इस निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। कर्मचारियों का सबसे बड़ा डर यही है कि एनपीएस उनके भविष्य को बाजार के जोखिमों पर छोड़ देती है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, यह अनिश्चित है। कर्मचारियों का तर्क है कि जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 साल देश की सेवा में लगाए हैं, उन्हें बुढ़ापे में बाजार की अनिश्चितताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पुरानी पेंशन योजना उनका सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच थी, जिसे उनसे छीन लिया गया है। इसी को लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय विभागों के कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। हजरतगंज का यह प्रदर्शन उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जो आपके और हमारे भविष्य की निधि को सहेजती है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ। साल 2025 ईपीएफओ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस साल संगठन ने कई ऐसे नए नियम और प्रमुख सुधार लागू किए हैं जो हर कर्मचारी और पेंशनधारक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे और उनकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सुधार न केवल प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाते हैं, बल्कि पारदर्शिता और पहुंच को भी एक नए स्तर पर ले जाते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण सुधारों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है डिजिटल प्रोफाइल अपडेट को लेकर। यह सुधार 16 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब आप आधार के साथ अपनी सामान्य घोषणा ज्वाइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पहले प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि या अन्य किसी जानकारी को सही कराने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बेहद आसान और डिजिटल हो गई है, जिससे कर्मचारियों का बहुमूल्य समय और संसाधन बच रहा है। दूसरा बड़ा सुधार है सुचारू पीएफ हस्तांतरण की प्रक्रिया। यह सुधार 15 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। पहले जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था तो उसे अपने पीएफ खाते को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में स्थानांतरित करने के लिए नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। इस प्रक्रिया में अक्सर देरी होती थी और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस नए नियम के तहत अनुमोदन की इस आवश्यकता को कई मामलों में समाप्त कर दिया गया है। अब पीएफ का हस्तांतरण सीधे और सुचारू रूप से किया जा सकेगा, जो नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तीसरा और एक क्रांतिकारी सुधार है केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम का लागू होना। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से ही पूरे देश में प्रभावी हो चुकी है। इस प्रणाली के तहत एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के सभी हिस्सों में बैंक शाखाओं की उपलब्धता को बढ़ाया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन धारकों को उनकी पेंशन वितरित की जा सकती है। इससे पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं का अंत हो गया है और भुगतान प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और विश्वसनीय बन गई है। चौथा महत्वपूर्ण सुधार योगदान की बढ़ी हुई समय सीमा को लेकर है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अब वास्तविक मजदूरी के अनुसार पेंशन देखने को मिलेगी। यह सुधार भी इसी वर्ष यानी 2025 से लागू होने की प्रक्रिया में है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा
जो उच्च वेतन ब्रैकेट में हैं और अपनी वास्तविक कमाई के आधार पर अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। पांचवां सुधार बेहतर निकासी कवरेज से संबंधित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार है जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। इस सुधार की प्रमुख विशेषता यह है कि हर 10 साल के अंदर 60,000 रुपए की पीएफ निकासी की अनुमति दी जा सकती है। यह नियम भी इसी साल लागू होने की प्रबल संभावना है। यह प्रावधान कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा, जिससे उन्हें आपात स्थिति में बड़ी राहत मिल सकेगी। छठा और अंतिम प्रमुख सुधार है आईटी सिस्टम में व्यापक अपग्रेडेशन। यह प्रक्रिया जून 2025 से ही लागू की जा चुकी है। ईपीएफओ ने अपने पूरे सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को आधुनिक बनाया है, जिससे धन के दावों का निपटान अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गया है। नए सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी अपने दावों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और प्रक्रिया में होने वाली किसी भी देरी से बच सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो ये सभी सुधार मिलकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक अधिक कर्मचारी अनुकूल, पारदर्शी और सुलभ संगठन बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। चाहे वह ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की सुविधा हो, पीएफ ट्रांसफर का सरलीकरण हो, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान हो या फिर आईटी सिस्टम का आधुनिकीकरण हो, हर सुधार का केंद्र बिंदु कर्मचारी और पेंशन भोगी ही है। इन नए नियमों के लागू होने से अब कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने धन का प्रबंधन पहले से कहीं अधिक आसानी और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। साल 2025 निश्चित रूप से ईपीएफओ के लाभार्थियों के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष साबित हो रहा है, जो उनके वित्तीय भविष्य को और अधिक सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने का वादा करता है। तो आज हमने 3 बड़ी और अहम खबरों पर विस्तार से चर्चा की। पहली, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उम्मीदों पर, जहां न्यूनतम पेंशन के 650% बढ़कर 7,500 रुपए होने की प्रबल संभावनाएं आकार ले रही हैं। दूसरी, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलन पर, जो अपने सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। और तीसरी, ईपीएफओ द्वारा साल 2025 में लागू किए गए उन क्रांतिकारी सुधारों पर, जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को सरल और बेहतर बना रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सरकार के फैसले और नीतियां उनके भविष्य की दिशा तय करेंगी। जीओवी प्राइम इन सभी डेवलपमेंट्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और आप तक हर छोटी बड़ी जानकारी पूरी प्रामाणिकता और विश्लेषण के साथ पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए जीओवी प्राइम। नमस्कार।